This video is only made for information and education purpose only. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल द स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, फिलहाल तो आपको पता है पूरी दुनिया के बाजार में एक ही रंग फिलहाल तो हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है एंड इसके पीछे का रीज़न आप सभी लोगों को पता है। जंग है वो अभी भी जारी है, आप सबको पता है एंड इस चीज़ के चलते जो क्रूड है वो लगातार ऊपर ही यहाँ पे जाते ही जा रहा है। जब तक ये चीज़ें रुकेगी नहीं तब तक क्रूड शांत नहीं होगा एंड क्रूड अगर शांत यहाँ पर नहीं होगा तो ये जो खतरा है इस चीज़ को लेकर कि पेट्रोल डीजल के दाम जो अभी भी नीचे है आम आदमी के लिए, सरकारी कंपनी के लिए द्वारा, मतलब क्या है कि ये एक प्रेशर रहेगा, लटकती हुई तलवार, ये कभी भी बढ़ सकती है। अगर ये बढ़ गया तो इन्फ्लेशन फटेगा ही फटेगा। ऑलरेडी इन्फ्लेशन मतलब दिक्कत होना स्टार्ट हो चुकी है एंड अगर इन्फ्लेशन अगर फटेगा तो आरबीआई भी, आप सभी लोगों को पता है कि रेट कट उसके जो चांसेस है वो यहाँ पे ख़त्म ही हो जाएंगे। वैसे तो ऑलरेडी ख़त्म है, अभी लग तो नहीं रहा कि अभी बात करें जो करंट सिनेरियो वाली बात है वो पूरे साल में रेट कट की शक्ल देखने को नहीं मिलेगी। इतना खराब सिचुएशन अभी देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर हम लोग बात कर लें, जैसे मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि आरबीआई अपना स्टैंड भी बदल सकते हैं। फिलहाल हमारा स्टैंड है वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल पे ही मतलब कंटिन्यू करेंगे। बट अगर सिचुएशन काफ़ी ख़राब हुई एंड अगर हम कहीं हॉकिश के ऊपर शिफ्ट हो गए तो फिर मतलब लेने के देने पड़ जाएंगे। हॉकी स्टैंड्स मतलब क्या होता है कि यहाँ पे रेट हाइक के चांसेस हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि सिचुएशन इतनी ख़राब होती है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बेसिक चीज़ रहती है इंटरेस्ट रेट हाइक। अगर ऐसा हो गया तो इकोनॉमी के लिए ये काफ़ी वो बुरा दिन रहता है एंड इसी चीज़ को लेकर हर कोई फिलहाल तो डर के माहौल में जी रहा है। मतलब समरी क्या है दोस्तों कि अगर ये चीज़ हुई तो लोन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे महंगा हो जाएगा। ईएमआई की अगर बात कर ले जो लोगों की नीचे यहाँ पे आती है रेट कट के चलते, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रुक जाएगी और सिचुएशन और भी बद से बदतर यहाँ पे हो सकती है। नो डाउट ये व्हाट इफ वाली बात यहाँ पे है। अगर ऐसा यहाँ पे हो जाता है तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं एक पर्टिकुलर सेगमेंट में, एक पर्टिकुलर सेक्टर, इंडस्ट्री, बिजनेस जो ऑलरेडी जिसकी मतलब लिटरली आप कह सकते हो बैंड बजी पड़ी हुई है और ज़्यादा खराब हम लोगों को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड लिटरली आप कह सकते हो कि ये पर्टिकुलर सेक्टर 4 से 5 बहुत ही बड़े नेगेटिव पॉइंट्स के साथ फिलहाल डील कर रहा है और भी पॉइंट्स इनके साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं। अगर आप इस सेक्टर को स्टडी करने जा रहे हो तो काफ़ी सावधानी आपको यहाँ पे बरतनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपको पैसा लंबे टाइम तक ये ब्लॉक भी हो सकता है। किसकी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ तो चलिए उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, उस एक सेक्टर की बात करें तो कंस्ट्रक्शन मतलब कि रियल एस्टेट। रियल एस्टेट की बात करें तो लिटरली यहाँ पे लंका लग रही है। 3-3, 4-4, 5-5 नेगेटिव पॉइंट्स हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। देखिए, रियल एस्टेट डेवलपर की बात करें मतलब जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करता है उसको लोन की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर रेट हाइक हो गया आरबीआई के द्वारा तो डेवलपर के लिए मुश्किल ही पड़ेगी ज़्यादा हायर इंटरेस्ट रेट के ऊपर। ये मतलब ये पर्टिकुलर सेक्टर ऐसा होता है जहाँ पे दोनों तरफ से लोन की रिक्वायरमेंट रहती है, मतलब बनाने वाले को भी और ख़रीदने वाले को भी। जो बायर्स होते हैं उनको भी लोन, सबसे ज़्यादा जो लोन है वो घर खरीदने के लिए ही लेते हैं क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा रहता है। एंड बनाने वाले की भी बात करें, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि डेवलपर, उनको भी लगातार लोन की रिक्वायरमेंट रहती है। आपने देखा होगा बहुत सारे रियल एस्टेट से लेकर प्रोजेक्ट है वो अटके पड़े होते हैं, उसके पीछे का 90% चांसेस यही होता है कि उनका फाइनेंस रुक जाता है। मतलब क्या है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा लोन की रिक्वायरमेंट रहती है इस सेक्टर में एंड अगर लोन हायर लेवल पर रहा, सस्ता नहीं मिला तो इस सेक्टर की धज्जियाँ उड़ती है। बनाने वालों के भी प्रॉब्लम एंड खरीदने वालों को भी प्रॉब्लम होती है। अगर लोन बहुत हायर लेवल पे रहा तो फिर खरीदने वाला भी बोलता है जाने दो, रेट के ऊपर ही समहाउ यहाँ पे गुजारा कर लेंगे। तो ये मतलब एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस सेगमेंट के लिए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन अगर बात करें दोस्तों तो कॉस्ट यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ेगी। मतलब लोन की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस प्रकार से जो ये मिडल ईस्ट में चीज़ें चल रही हैं। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट हम लोगों को आते हुए देखने को मिली थी एनआरओ की अगर बात करें तो इन्होंने बताया कि रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 10 से 15% बढ़ सकता है। मतलब घर अब और ज़्यादा महंगा हो सकता है। आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा लो, पहले जिस भाव के ऊपर घर मिल रहा था उसके लिए सस्ता, कंपेरेटिवली सस्ता लोन मिल रहा था, अब आपको लोन भी महंगा मिल रहा है और घर भी महंगा मिल रहा है। तो डबल झटका लगते हुए देखने को मिल जाता है और आप देख सकते हो काफ़ी जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो डिले भी हो सकते हैं अगर ऐसे ही वॉर चलता रहा तो। देन तीसरा झटका है। तो तीसरा झटका इसी सेक्टर को कैसे लगेगा कि वो तो ऑलरेडी लग रहा है, वो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे थे और पोल्यूशन इतना मतलब बढ़ गया। आपको पता है क्यूआई की अगर बात कर ले, एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना खराब हो गया, मतलब हर कोई क्रिटिसाइज करने लगा सरकार को
कि ये चल क्या रहा है। और जैसे ये कंस्ट्रक्शन बंद करवाए, बहुत सारे आर्टिकल्स देखने को मिले कि एक्यूआई है वो 100 के नीचे ड्रॉप हो गया था। सो मतलब क्या है दोस्तों कि ये जो कंस्ट्रक्शन वाली कंपनियां, रियल एस्टेट वाली कंपनियां, इनके ऊपर अब सरकार एकदम स्ट्रिक्ट पॉलिसी यहाँ पे लेकर आ सकती है। और हम कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंट कोई कर रहा है कि नहीं, वो और ज़्यादा सख्त कानून देखने को मिलता है। यूजुअली क्या रहता है दोस्तों, किसी भी कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी के लिए एक बेसिक्स रूल क्या होता है कि पोल्यूशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो जब भी वो कोई कंस्ट्रक्शन करेगा वहाँ पे पानी का इस्तेमाल करना होता है। इससे क्या डस्ट नीचे रहता है, ये एक बेसिक चीज़ है। सो बहुत सारी कंपनियां उन चीज़ों को फॉलो नहीं करती है, एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, कॉस्ट बढ़ेगा। सो अभी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज यहाँ पे आएगी तो क्या करना पड़ेगा, इनको तो फॉलो करना पड़ेगा। एंड इस चीज़ के चलते एक्स्ट्रा और खर्चा होगा, और खर्चा होगा तो और मार्जिन नीचे आएंगी, तो और दिक्कत रियल एस्टेट को होगी। देन पॉइंट नंबर 4, एक और प्रॉब्लम की बात करें तो दोस्तों वो है एआई की। अगर हम लोग बात कर लें तो एआई यहाँ पे आपको पता है सबसे बड़ा दिक्कत क्रिएट कर रहा है अभी, कि यहाँ पे वो मतलब हम कह सकते हैं कि पहले 1000 लोग काम करते थे, अब उनका काम 10 लोग भी कर सकते हैं। यही एआई सबसे ज़्यादा चीज़ कर रहा है। मतलब क्या है, बहुत सारी नौकरियां जा रही है और आगे भी बहुत सारे जॉब लॉसेस देखने को मिलने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले ही मान लो 1 करोड़ के पैकेज में काम करते थे, उनको अब 50 लाख 40 लाख पे काम करना पड़ रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोगों को अभी एआई लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और इस चीज़ का सबसे ज़्यादा झटका है वो आईटी इंडस्ट्री को लगा है। आईटी सेक्टर की बात कर ले तो यहीं पे हम लोगों ने देखा है दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सब अभी क्या कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे निकाल रहे हैं, अलग अलग रीजंस दे रहे हैं। हमारे इंडिया में भी बड़े बड़े धुरंधर आईटी कंपनियां हैं, वो अभी हम लोगों को छटनी देखने को मिल रही है। रीज़न अलग अलग दे रहे हैं, बट इसके पीछे ओवरऑल जो पॉइंट है वो यही है। सो इसका रियल एस्टेट से संबंध क्या है, तो दोस्तों आपको पता है जो रियल एस्टेट रहते हैं बहुत कॉस्टली हम लोगों को देखने को मिल जाते थे। और जो हमारे शेयर बाजार में जो कंपनियां हैं उनके जो कर रहे थे वो 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़। तो ये जो अफोर्ड्स है वो आईटी स्पेस वाले ही ज़्यादातर अफोर्ड कर पाते थे, ज़्यादातर इन्हीं का नंबर मिलता था देखने को। सो अभी जो जॉब लॉस हो रहा है इससे वो इतना हैवी ईएमआई मैनेज कैसे करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें लोन के ऊपर ही रहती थी। 3 लाख का ईएमआई, 4 लाख का ईएमआई, सैलरी हुआ करती थी 6-7 लाख 10 लाख। अभी वो काफ़ी 50% डाउन आ रही है। सो आईटी स्पेस इस चीज़ के चलते, एआई के चलते डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत सारे जॉब लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। और इस चीज़ के चलते आउटकम क्या हो रहा है, तो रियल एस्टेट की डिमांड थी, जो डिमांड देखने को मिलती थी वो काफ़ी लगातार कम हो रही है। एंड प्रॉब्लम नंबर 5 की अगर बात कर ले तो दोस्तों है कि अगेन जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है मिडल ईस्ट से जो पैसा यहाँ पे कितना आता था, आप अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर 25 की बात कर लें तो इंडिया रिसीव्ड समवेयर अराउंड $50 बिलियन रेमिटेंस। मतलब वहाँ से इधर हम लोगों को आते हुए देखने को मिलता था। अभी फिलहाल यहाँ पे क्या चल रहा है आप सभी लोगों को पता है। और इस चीज़ के चलते भी जो बड़ा पैसा जो आता था वो बहुत कुछ हद तक रियल एस्टेट स्पेस में हम लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जाते हुए देखने को मिलता था। सो बेसिकली पॉइंट क्या है, कंक्लूजन क्या है, ये सभी चीज़ों को आप जोड़कर देखोगे तो यस यहाँ पे क्लियर कट समझ आ जाता है कि जो रियल एस्टेट स्पेस है उनके लिए काफ़ी टफ टाइम हम लोगों को देखने को मिल रहा है। आज के दिन की बात करें तो एंटायर रियल एस्टेट सेगमेंट 3-3.25% गिर गया है। देन लास्ट मंथ की बात करें तो 14% नीचे आ गया। देन अगर 6 महीने की बात कर लें तो 23% के आसपास गिर गया है। देन ईयर टू डेट की बात करें तो 24% के आसपास गिर गया। देन 1 साल की बात करें तो जितना यहाँ पे कमाया था उसके नीचे रियल एस्टेट सेगमेंट जाते हुए देखने को मिल रहा है। और टॉप से कैलकुलेट करें तो आप देख सकते हो 40% ज़्यादा है। प्रॉपरली कैलकुलेट करेंगे तो माइट भी 50% भी गिरावट यहाँ देखने को मिल सकती है। मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों कि यस रियल एस्टेट स्पेस है वो हर जगह से अभी अटैक हो रहा है। सो अगर आप इस स्पेस में मतलब आप इंटरेस्ट रखते हो तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को जरूर कंसिडर करने चाहिए। फिर उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। बट यस फिलहाल हम कह सकते हैं कि वॉर जितनी लंबी चलेगी इस स्पेस को पहले से ही अपार्ट फ्रॉम वॉर ऑलरेडी 3-4 जगह से दिक्कत हो रही थी, वॉर ने अब यहाँ पे और इनकी कमर तोड़ दी है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।